तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मेरे अंदर कितना डर भरा हुआ है और आज वो सारा डर मैं तुम्हारे शरीर में उड़ेलूंगा। फराज ने कायनात मलिक को दीवार से सटाते हुए कड़े अंदाज में कहा। तो उसके लरजते वजूद में एक बेकाबू सी बेचैनी दौड़ गई। आज तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं, आज तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनोगी और मुझे ही महसूस करोगी। ये फुसफुसाते हुए जब उसने कायनात के नाजुक वजूद को अपनी बाहों के घेरे में भींचा और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो कमरे की खामोशी उनके मध्यम सिसकियों और उखड़ती सांसों से गूंज उठी। बरसों से जमी नफरत और इंतकाम की आग पल भर में बेपनाह शिद्दत और जुनूनी मोहब्बत में तब्दील हो गई। कायनात की कांपती पलकें और उसकी लरजती उंगलियां जब फराज के बालों में उलझी तो दूरियों का हर एक हिसाब उस सुहानी रात की मदहोशी में हमेशा हमेशा के लिए चुकता हो गया। नहीं बुसरा, मुझसे नहीं होगा, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। कायनात मलिक ने नामे सिर हिलाते हुए 2 कदम पीछे हटी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, जैसे शरीर का सारा खून सूख गया हो। बुसरा ने दरवाजे की चौखट पर ठहरकर एक गहरी सांस ली, अपने हाथ कमर पर रखे और आगे बढ़ते हुए थोड़े समझाने वाले अंदाज में बोली, पागल हो गई हो क्या तुम? कायनात मलिक, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी इस नर्क से जान छूट रही है। सबके ताने और रोज रोज का रोना धोना, इस घर का घुटन भरा माहौल, अब तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। कायनात मलिक ने अपनी भीगी हुई लाल आंखें उठाई और कड़वाहट भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए अपना सिर झटक दिया। नर्क? तुम्हें ये एक नर्क लगता है ना बुशरा? लेकिन खुदा की कसम, ये नर्क उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखने से 1000 गुना बेहतर है। उसकी ठंडी और पत्थर जैसी नजरें मेरे वजूद को राख कर देगी। तुम नहीं जानती, वह इंसान जब देखता है तो रूह तक कांप जाती है। बुसरा ने उसके करीब आकर उसके दोनों कंधे थामने की कोशिश की, मगर कायनात मलिक का पूरा शरीर उस ख्याल से ही कांप रहा था। तुम्हारी गलत फहमी है कायनात मलिक, वह अभी भी तुमसे प्यार करता है। इसी वजह से उसने आज तक दूसरी शादी नहीं की। और अगर उसके दिल में जरा भी चाहत ना होती तो इतने साल के बाद कभी भी तुम्हारे पास वापस ना आता। कायनात मलिक की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। प्यार? वह जहरीले अंदाज में मुस्कुराई। नहीं बुशरा, वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसे मुझसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है। उसे मेरी बेवफाई का हिसाब चाहिए। मैं नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। ये कहकर कायनात मलिक ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में सिर्फ उसकी हिचकियों की आवाज गूंज रही थी। कुछ पलों के बाद उसने अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए और एक मजबूत इरादे के साथ बोली, बस अब बहुत हो गया। कुछ भी हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। बुशरा, क्या तुम मेरी आखिरी बार मदद करोगी? बुशरा का रंग डर से पीला पड़ गया। वो बुरी तरह डर गई और दबे दबे गुस्से से बोली, पागलपन की भी कोई हद होती है कायनात मलिक। होश संभालो। अगर मुखिया अफजल खान को तुम्हारे इस कारनामे की भनक भी पड़ गई ना, तो वो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। कायनात मलिक ने आगे बढ़कर तुरंत बुशरा का हाथ थामा। मौत? अब इसका डर मुझे नहीं डराता बुशरा, मुझे तो फराज खान की वो नजरें डराती हैं जो शादी के बाद मुझ पर उठेंगी। बुशरा ने घबराते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन कायनात मलिक, पागल मत बनो। तुम जाओगी कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है और निर्दय है। बस किसी ऐसे अनजान जगह पर चली जाऊंगी जहाँ फराज खान की परछाई भी मुझ तक ना पहुंच सके। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। मेरे पास कुछ जेवर पड़े हुए हैं, मैं किसी बड़े शहर चली जाऊंगी, अपना इंतजाम कर लूंगी। तुम बस इतना करो कि मेरे जाने का रास्ता साफ कर दो। ये कहकर वह रोते हुए बुसरा के पैरों में बैठ गई थी। बुसरा बेचैनी से पीछे की तरफ हटी और बेबसी से अपनी अकेली दोस्त और बहन को देखने लगी। एक वक्त था जब बुसरा को कायनात मलिक पर जलन होती थी। आज वह तरस खाने लायक बनी हुई थी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ संपर्क में रहोगी। ये सुनकर कायनात मलिक खुलकर मुस्कुरा दी। अगले ही पल उसने बुसरा को गले से लगा लिया। फराज खान, तुम मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। वह दिल ही दिल में अपने आप से बातें करते हुए बोली। कुछ आंसू उसकी आंखों से निकलकर बुसरा के कंधों में सूती कुर्ते पर समाने लगे थे। फराज खान परिवार का इकलौता बेटा, हवेली का अकेला वारिस और गांव का सरदार, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला वह खान सरदार हमेशा से खुद पसंद था। उसकी शख्सियत में एक ऐसा डर और रौब था कि जो भी एक बार उसकी आंखों में देख लेता, उसे दोबारा देखने की हिम्मत न करता। फराज खान के स्वभाव में जिद और हठधर्मिता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह बचपन से हर वो चीज पाने का आदी था जिस पर उसकी नजर पड़ जाती। कानूनी नियम और तौर तरीके उसके लिए कभी कोई मायने ही नहीं रखते थे। उसके पास सिर्फ एक ही नियम था जो फराज खान को पसंद आ गया। वह सिर्फ और सिर्फ उसी का है
और अगर उसे कोई बेजान चीज़ भी पसंद आ जाती, तो उसे हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को आग लगाने की ताकत रखता था। और ये तो फिर वो लड़की थी जिसे वो कभी अपनी आत्मा का सुकून मानता था, लेकिन उसने फराज के घमंड को ठेस पहुंचाकर अपनी मौत को बुलावा दे दिया था। कायनात मलिक बचपन से ही बागी स्वभाव की मालकिन थी। उसकी एक वजह ये थी कि उसकी मम्मी उसके बचपन में ही गुजर गई थी। और जहाँ तक उसके पिता का सवाल था, तो वो हमेशा गांव के कामकाज में व्यस्त रहते थे। अपनी बेटी के लिए उनके पास जरा भी समय नहीं होता था। कायनात मलिक का बचपन और जवानी शहनाज बेगम और अमीना बेगम की देख-रेख में बीती थी। बचपन से ही उसे यही एक बात सिखाई गई थी कि औरत हमेशा से कमज़ोर होती हैं और पुरुष का मुकाबला नहीं कर सकती। हवेली का माहौल भी ऐसा ही था। उसने कभी भी हवेली की औरतों को अपने पतियों के साथ लड़ते या बहस करते हुए नहीं देखा था। जो वो फैसला सुना देते, उसी फैसले को ही अंतिम माना जाता था। कायनात मलिक ये सब कुछ देखती तो उसे बहुत चिढ़ महसूस होती थी। वह शुरू से ही इस व्यवस्था से बगावत करना चाहती थी, लेकिन उसकी शुरुआत उस समय हुई जब उसने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। उसने जिले में पहली पोजीशन हासिल की थी और उसके पिता ने जिंदगी में पहली बार गर्व से उसके सिर पर हाथ रखा था। उन्होंने कभी भी उसकी पढ़ाई को लेकर पाबंदियां नहीं लगाई थी, लेकिन जब कायनात मलिक ने जिद की तो वो सोच में पड़ गए। आज से पहले हवेली की कोई भी लड़की पढ़ने के लिए दिल्ली के बड़े कॉलेज में नहीं गई थी। कायनात मलिक ने उन्हें भावुक करके अपनी बात मनवा ली। अब उसकी काबिलियत देखते हुए मुखिया अफजल खान ने हवेली की परंपरा से बगावत करके उसे दिल्ली के बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। और इसके साथ ही कायनात मलिक की जितनी भी शिकायतें थी वो भी खत्म हो गई थी। उसको यकीन था कि वो अपना भविष्य बना लेगी और एक आज़ाद जिंदगी जिएगी। वह नहीं जानती थी एक बहुत बड़ा तूफान उसकी जिंदगी में खड़ा होने वाला है। आज तो कॉलेज में पहला दिन था। वह जरूरत से ज्यादा उलझन में थी। आसपास वह सीनियर और जूनियर को रैगिंग करते हुए देख रही थी। एक पल के लिए उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को मजबूत किया और दिल ही दिल में खुद को ढाढ़स बांधते हुए बोली, कायनात मलिक, तुम्हें किसी के बाप से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलो कि तुम मुखिया अफजल खान की बेटी हो। कोई तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। उसका ये भ्रम उस वक्त टूटा जब उसे अपने बेहद पास से एक खूबसूरत मर्दाना आवाज सुनाई दी। वह एक पल के लिए उछल पड़ी और फिर तेजी से पीछे की तरफ खिसकी। उसने सामने खड़े फराज खान को देखा, बेहद नापसंदगी से देखा और पंजाबी में गुस्से से बोली, तुम्हें तमीज नहीं है कि मुझसे दूर खड़े होकर बात करो? यह सुनकर एक पल के लिए फराज भी हैरान हो गया। उसने भवें उठाकर अपने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, अपने बोलने के अंदाज पर ध्यान दो लड़की। कायनात मलिक, जो कि थोड़ी देर पहले डर रही थी, ये सुनकर और भी ज्यादा भड़क उठी और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम अपनी हरकतों पर ध्यान दो लफंगे कहीं के। ये दूसरा हैरानी का झटका था जो फराज खान को लगा था। आज से पहले लड़कियों ने सिर्फ उसे हैंडसम, आकर्षक और किसी नायक से तुलना दी थी। ये पहली लड़की थी जो गुस्से में उसे लफंगा कहकर पुकार रही थी। उसे ये शब्द बर्दाश्त करने में काफी वक्त लगा और फिर वह चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कड़े अंदाज में बोला, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? ये सवाल करके वो एक बार फिर से पछताया था। हाँ, मैं जानती हूँ और तुम एक बेहद नीच इंसान हो जिसे लड़कियों से बात करने की तमीज भी नहीं है। ओह! फराज ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने होठों को सीटी की तरह घुमाया। फिर धीमी आवाज में बोला, फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मैं इस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। यह सुनकर कायनात मलिक का चेहरा तो एक पल के लिए पूरी तरह सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए बोली, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। फराज ने कंधे उचका दिए। तभी कॉलेज में मौजूद छात्र बिलाल और अली उसके करीब आकर रुके और उसे सलाम करके आगे बढ़ गए। कायनात मलिक ने मजबूरी में घूंट निगला, क्योंकि अपने शिक्षकों की वो बचपन से ही बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, लेकिन सामने खड़ा लड़का उसे किसी भी कोण से शिक्षक नहीं लग रहा था। तुम सोच रही हो अगर मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरी आंखों में चश्मा क्यों नहीं है और मैंने बाल सीधे क्यों नहीं संवारे हैं? उसका तंज कसने वाला अंदाज था। कायनात मलिक ने तेजी से नामे सिर हिलाकर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो यकीन कर बैठी थी क्योंकि कुछ और छात्र फराज के करीब से गुजरते हुए उसे सलाम सर कहकर गए थे। अब तो शक की भी कोई गुंजाइश नहीं रही थी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी सॉरी इस तरह स्वीकार नहीं होगी। अभी पेन और कॉपी निकालो, यहाँ बेंच पर बैठो और 1000 बार सॉरी लिखो। जब तक 1000 पूरा नहीं हो जाता क्लास में कदम मत रखना। कायनात मलिक का चेहरा तो रोने जैसा बन गया था।
मरती क्या ना करती तर्ज पर उसने पेन निकाला और वहीं बेंच पर बैठकर जोर जोर से सॉरी लिखने लगी। फराज बहुत ही दिलचस्पी से उसके चेहरे के हाव भाव को मन में उतार रहा था। बिना किसी शक के वह लड़की बेहद खूबसूरत थी और किसी का भी मन भटकाने के लिए काबिलियत रखती थी। फराज के होंठ एक बार फिर से मुस्कुराहट में ढल गए। उसने आंखों ही आंखों में पीछे खड़े समूह को इशारा किया और खुद क्लासेस की तरफ बढ़ गया, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर के प्रोफेसर प्रोफेसर हमीद आज नहीं आ रहे थे। उसने उनका प्रोफेसर बनने का नाटक करके उसे बुरी तरह से नीचा दिखाना था। दरअसल ये उसका पसंदीदा शौक था। जब भी कोई नया सेमेस्टर आता था तो उसकी सबसे बुरी वाली रैगिंग फराज ही करता था, इसलिए पूरा कॉलेज ही उससे बहुत अच्छे से डरता था। इधर कायनात मलिक सॉरी लिखने में व्यस्त थी। अर्श उसके सर पर जाकर खड़ा हो गया। ओ लड़की, यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? यह हमारा इलाका है। कायनात मलिक, जो कि पहले ही बुरी तरह से घबराई हुई थी, एकदम उससे डर गई। अर्श ने उससे जानबूझकर सॉरी के बारे में पूछा तो कायनात मलिक ने रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई। अरे हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम समझो कि तुम्हारा मसला हल हो गया। बस इसके लिए तुम्हें हमारा एक छोटा-सा काम करना होगा। हमें एक गाना गाकर सुनाना होगा। कायनात मलिक को लग रहा था कि वह एक नरक से निकलकर दूसरे नर्क में आ गई है। अब उसकी सारी की सारी बहादुरी भी गायब हो चुकी थी। उसने दबी हुई आवाज़ निकालते हुए अर्श से सवाल किया, क्या तुम भी प्रोफ़ेसर हो? फालतू सवाल मत पूछो और जो कहा है वो करो। ये कहकर अर्श ने उसे बेंच पर खड़े होने का इशारा किया। तो वो खामोशी से ऊपर जाकर खड़ी हो गई। इज्जत की तो पहले ही धज्जियां उड़ चुकी थी। अब गुस्सा दिखाने का क्या ही फायदा था। उसकी आवाज़ बचपन से ही हद से ज़्यादा खराब थी। कायनात मलिक को ठीक तरह से गाना भी नहीं आता था। थोड़ी ही देर में जब उसने गाना शुरू किया तो अर्श और उसके साथियों ने तुरंत अपने कानों में उँगलियां दे दी। क्या कर रही हो पागल लड़की? मासूम बच्चों की जान लेने का इरादा है क्या? वह शोर मचाते हुए बोला। अच्छा ये सब रहने दो, तुमसे ये नहीं होगा। 3 बार चीख-चीख कर कहो कि आज तुम्हारा बहुत बुरा दिन है और तुम बेवकूफ़ बन रही हो। कायनात मलिक ने पहले आस-पास देखा, जहाँ पर अभी भी कॉलेज में मौजूद छात्र बिलाल और अली मौजूद थे, जबकि ज़्यादातर अंदर हॉल की तरफ बढ़ गए थे। फिर आंखें बंद करके ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए वही सब दोहराने लगी। आखिरकार अर्श को उस पर दया आई और उसने कायनात मलिक को अंदर जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुई, सामने खड़े फराज को देखकर उसके कदम ज़मीन पर ही जम गए। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। उसको लग रहा था कि वह दिल ही दिल में बोल रही है, लेकिन घबराहट में उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गई थी, जबकि क्लास में मौजूद छात्र उसकी इस हरकत पर अपनी हँसी दबाने लगे थे। फराज ने पूरी तरह घूमकर उसकी तरफ देखा और फिर से अपने खास अंदाज में सीने पर हाथ बांधते हुए बोला, मैं आपको किस कोड से भला लग रहा हूँ मिस, जो आप मुझसे छुटकारा मांग रही हैं? उसका अंदाज बहुत ज्यादा चुभने वाला था। और ये आपका क्लास में आने का कौन सा समय है? क्या आपको बताया नहीं था कि 9 बजे से पहले आपको कमरे में मौजूद होना पड़ेगा? वह एक के बाद अब दूसरा हमला कर रहा था। कायनात मलिक का चेहरा फिर से रोने जैसा बन गया था। सर आई एम सॉरी, मुझे बाहर कुछ सीनियर ने रोक लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और ये इस वजह से था क्योंकि वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को शिक्षक समझ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्लास में नहीं बैठ सकती। सारा का सारा समय आप यहाँ पर खड़ी होकर गुजारेंगी। फराज ने उसे ऐसी जगह पर खड़ा किया जहाँ पर वह उसे आसानी से देख सकता था और फिर बीच-बीच में कायनात मलिक के चेहरे को घूर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसने सभी छात्रों से 1000 रुपए ले लिए थे और उनको नोट्स का लालच दिया था। तकरीबन उसके पास 50,000 रुपए जमा हो गए थे। उसके बाद उसने छात्रों से हेल्पिंग डेस्क पर जाने के लिए कहा ताकि वो वहां से अपने नोट्स उठा ले और खुद अपने खास अंदाज में चलता हुआ क्लासरूम से बाहर निकल गया था। कायनात मलिक भी मरे मरे कदम उठाती उन छात्रों के पीछे जब हेल्पिंग डेस्क पर गई तो वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि फराज खान जैसा तो कोई शिक्षक ही नहीं, बल्कि फराज खान तो खुद एक बेहद बदतमीज और बिगड़ा हुआ नवाबजादा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मासूम छात्रों को परेशान करना और उनकी रैगिंग करके अपने शैतानी दिमाग को सुकून पहुंचाना है। कायनात मलिक का गुस्सा एकदम ही बहुत ज्यादा बढ़ गया था। या मेरे अल्लाह, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? उसने अपने बाल जोर से खींचने चाहे, लेकिन आस-पास के लोगों का लिहाज करते हुए उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को रोका। जबकि दूसरी तरफ फराज अपने दोस्तों अदनान, दानिश, समीर के साथ बड़े होटल में बैठा छात्रों को पैसों पर मौज-मस्ती करने में व्यस्त था। ऐसा नहीं था कि उसे पैसों की कमी थी,
बल्कि उसके पिता इस कॉलेज को एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद देते थे। लेकिन जो मज़ा बच्चों को परेशान करके मज़े करने में था, वह किसी और काम में कहाँ था। और क्योंकि अब उसका कॉलेज में आखिरी से पहला सेमेस्टर था, वह सीनियर भी था, इसलिए कोई उससे पंगा भी नहीं लेता था। होटल में बैठे हुए भी उसके दिमाग में लगातार कायनात मलिक का चेहरा घूम रहा था। कुछ ही देर के बाद वह अर्श की तरफ घूमा और धीमी आवाज़ में बोला, मुझे इस लड़की के बारे में पता करके दो कि वह कौन है। अर्श अर्थपूर्ण अंदाज में मुस्कुराया, इस सब का कोई फायदा नहीं, वह लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। यह सुनकर फराज की आंखें अजीब से अंदाज में चमकने लगी थी। इस जैसी लड़कियों को गर्लफ्रेंड नहीं, इज्जत बनाया जाता है। वह दिल ही दिल में अपने आप से बात करते हुए बोला, लेकिन फिर अपनी ही बात पर हैरान रह गया। पूरा दिन उसकी नज़रों के सामने कायनात मलिक का दुपट्टे के घेरे में मौजूद चमकता हुआ चेहरा घूमता रहा। उधर कायनात मलिक का बीपी गुस्से के मारे बढ़ रहा था। वह हवेली में उसकी शिकायत नहीं लगा सकती थी, वरना उसके पिता का कोई भरोसा नहीं था। उसको वापस ही बुला लेते। अब यहाँ पर उसने जो कुछ भी करना था अपने दम पर करना था। अगली सुबह जब वो कॉलेज में आई तो फराज उसके बराबर में चलने लगा। मैंने सुना है कि कल आप मुझे काफ़ी अच्छे शब्दों में याद कर रही थी मिस। कायनात मलिक ने पहले हैरानी से पलटकर वहाँ पर मौजूद शख्स को देखा और फिर उसकी आंखों में गुस्से से अंगारे लपकने लगे थे। तुम? उसने उंगली उठाकर फराज को धमकी देनी चाहिए तो फराज ने अगले ही पल उसकी छोटी सी उंगली को पकड़कर नीचे कर दिया। अरे अच्छे परिवार की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। वह दोबारा से उसके करीब आते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम शायद हर बार अपनी हैसियत भूल जाते हो मिस्टर फराज। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, मेरे करीब मत आया करो। मुझे उन लड़कियों में से बिल्कुल मत समझो जो तुम्हारे रूप और तुम्हारी दौलत पर मरती हैं। मैं कायनात मलिक हूँ, जिसकी नज़रों में सिर्फ और सिर्फ चरित्र की अहमियत है। फराज ने अचानक ठहाका लगाया और उसे परेशान करने वाले अंदाज में बोला, वाह, तुमने तो मेरे बारे में इतना सब कुछ मालूम करवा लिया। इसका मतलब है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। अब की बार कायनात मलिक का बस नहीं चला तो उसने जोर से फराज के पैरों पर अपनी सैंडल की हील मार दी। वो बेचारा तो दर्द से तड़प उठा था, क्योंकि आज से पहले ये हरकत भी किसी ने नहीं की थी। कायनात मलिक की हील उसके पैरों में चुभ गई थी, जबकि कायनात मलिक अब उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंस रही थी। दोबारा मेरे सामने फालतू बात करने से पहले 1000 बार सोचना। इतना कहकर वह दोबारा से आगे की तरफ बढ़ गई। फराज इस वक्त तक उसकी पीठ को घूरता रहा, जब तक कि वह उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई थी। वह उसकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी जिसने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। लेकिन फराज ने अनजाने में पहली मुलाकात से कायनात मलिक के दिल में अपने लिए नापसंदगी पैदा कर दी थी। अगले कुछ दिन बहुत ही तेजी के साथ गुजर रहे थे। कायनात मलिक अपनी कक्षाओं में व्यस्त हो गई थी, लेकिन इस दौरान उसका फराज के साथ सामना होता रहता था। जब भी वो उसे देखता उस वक्त तक उसके चेहरे को घूरता रहता, जब तक कि वो वहां से चली न जाती। और कायनात मलिक को उसकी यही आदत जहर लगती थी, वह उसे लफंगा कहकर पुकारती थी। फराज को जब इस शब्द के बारे में पता चला तो वह अपना माथा मसल कर रह गया। पता नहीं अपने पसंदीदा औरत से मुझे और क्या क्या सुनना पड़ेगा। कायनात मलिक अगर उसकी बुराई भी करती तब भी वह नज़रअंदाज कर जाता, जबकि अगर ये हरकत कॉलेज का कोई दूसरा छात्र करता तो उसकी गर्दन मोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। एक दिन कायनात मलिक अपनी कक्षा में वापस आई तो वहां से उसका असाइनमेंट गायब था। उसकी क्लास के कायनात मलिक के असाइनमेंट छिपाने वाले छात्र जुनैद शहबाज वसीम ने शरारत की थी, क्योंकि वह उसकी और फराज की खामोश दुश्मनी से वाकिफ थे। बल्कि ये खबर तो पूरे कॉलेज में ही फैल गई थी। वह लड़की फराज को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। कायनात मलिक ने जब ये सुना तो गुस्से से आग बबूला होती हुई फराज के दोस्तों के समूह के पास पहुंच गई और हंगामा मचाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी असाइनमेंट को हाथ लगाने की? तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? पहले तो फराज हैरान हुआ, फिर उसे आंखों में देखते हुए शांत अंदाज में बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने तुम्हारी असाइनमेंट नहीं उठाई। उसने अपने दोस्तों को वहां जाने का इशारा किया, क्योंकि वह उसके सामने किसी तरह का तमाशा नहीं चाहता था। जबकि कायनात मलिक ये सुनकर और भड़क उठी थी। देखो मिस्टर फराज, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी इन घटिया हरकतों से तुम मेरी नज़रों में तो आ सकते हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकते। ये सिर्फ घटिया और बेकार तरीके हैं जिनके ज़रिए तुम अपने आप को मेरी नज़रों में गिरा रहे हो। फराज का चेहरा एकदम ही गुस्से से लाल अंगार हो गया। मिस कायनात मलिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ,
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भी मुँह में जो आए वो बोल दें। और एक और बात सुन लें, मेरे सब्र की एक सीमा है, कोशिश करें कि ये सीमा पार ना हो। वह उसके सिर पर खड़ा होकर एक-एक शब्द को चबाते हुए बोला, अभी यहाँ से जाएँ क्योंकि मुझे यकीन है, थोड़ी ही देर के बाद आप मुझसे आकर माफ़ी माँगेंगी। वह इतना कहकर लंबे-लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहाँ से चला गया। जबकि कायनात मलिक गहरी सांस लेकर खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। ये असाइनमेंट ज़रूरी था, इसके 50 अंक मिलने थे। उसने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। जब वो वापस क्लासरूम में पहुंची, वहां पर उसकी दोस्त खुशी हाथों में उसकी असाइनमेंट लिए बैठी हुई थी। खुशी ने उसे बताया कि असाइनमेंट क्लास के लड़कों ने उठाई थी। वह उन फालतू लड़कों के मुंह नहीं लगना चाहती थी, लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया। क्या पता ये सब कुछ फराज ने करवाया हो। आखिर में उसने ये कहकर खुद को मना लिया क्योंकि वह उस इंसान के सामने झुकना नहीं चाहती थी, जबकि फराज ने उसे दिन के बाद कायनात मलिक को नजर उठाकर देखा भी नहीं था। वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसके लिए उसका आत्मविश्वास हर चीज से बढ़कर था, जिस पर वह किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता था। इस बात से कायनात मलिक को फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो ध्यान दे रही थी। पहले जब भी वो कॉलेज में आती थी तो वो वहाँ पहले से मौजूद होता था। उसे एक बड़ी-सी मुस्कुराहट से देखता था। उसी ने तो उसे यहाँ तक कह दिया था कि वह इंसान तुम्हारे पीछे दीवाना हो गया है। उस दिन कायनात मलिक खुशी से मजाक में बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये इंसान पीछे हट जाएगा। जब एक पुरुष को एहसास हो जाए कि वह औरत को हासिल नहीं कर सकता और अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, तो वह कोशिश करना छोड़ देता है। एक दिन कॉलेज पूरी तरह से खाली हो गया था। कायनात मलिक लाइब्रेरी में नोट्स पूरे कर रही थी। कब समय बीता उसे एहसास ही नहीं हो पाया। लाइब्रेरी में भी कॉलेज में मौजूद छात्र और बिलाल अली ही रह गए थे और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जब वो बाहर निकली तो वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था और कॉलेज भी बहुत बड़ा था। वह तेज़-तेज़ कदम उठाती हुई आगे बढ़ी कि अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसे झटके से एक तरफ खींच लिया। वह इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसके ही क्लास के कायनात मलिक के असाइनमेंट छिपाने वाले छात्र जुनैद, शहबाज, वसीम, अरमान था। कहाँ जा रही हो हसीना? वह गंदी नजरें शरीर पर डालते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। उसकी बात सुनकर कायनात मलिक का दिल डर से कांप उठा। वह अपनी आवाज को मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? बड़ी मुश्किल से तुम मेरे हाथ लगी हो और वैसे भी तुमसे हिसाब किताब बाकी था। तुम्हारा जो ये घमंड है इसे आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तोड़ूंगा। दरअसल अरमान को एक शिकायत भी थी कि कायनात मलिक से उसने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कायनात मलिक ने उसे बुरी तरह नीचा दिखाकर मना कर दिया था। वह इसी बात का बदला लेना चाहता था। उसने कायनात मलिक के होठों पर मजबूती से हाथ रखा और उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए पिछले हिस्से की तरफ ले जाने लगा। इससे पहले कि वह उसे कमरे में धक्का देता, किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर किनारे की दीवार पर दे मारा। वह कोई और नहीं बल्कि फराज खान था, जिसकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। कायनात मलिक का दुपट्टा उसके सिर से गिरकर जमीन पर आ गिरा। फराज ने वह दुपट्टा उठाया और कायनात मलिक को देखे बिना ही उसके हाथ में दे दिया। कायनात मलिक ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जमीन से उठ सके। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि इस सब के बारे में तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फराज एक बार फिर से अरमान की तरफ मुड़ा और अगले ही कुछ पलों में उसने अरमान की हालत खराब कर दी। अगर कायनात मलिक हिम्मत करके बीच में न आती तो वह शायद उसे जान से ही मार देता। कायनात मलिक ने रोते हुए उसके हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेला। तब जाकर फराज रुका था। उसने पलटकर कायनात मलिक को देखा, जिसका शरीर इस वक्त हिचकियों से कांप रहा था। तुम ठीक तो हो? वह चिंता में उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला। इस वक्त वे दोनों ही अनजाने में एक दूसरे के बेहद करीब थे। फराज की आवाज में कायनात मलिक के लिए बहुत फिक्र थी, जबकि कायनात मलिक रोते हुए फराज के गले से लग गई थी। ये देखकर फराज के हाथ पांव फूल गए। उसने अपने दोस्त अदनान, दानिश और समीर को कॉल करके बुलाया। अरमान को वहां से ले जाने के लिए कहा। वो बाद में निपटने का इरादा रखता था। कायनात मलिक को अपनी बाहों में उठाकर वो पागलों की तरह गाड़ी की तरफ भागा। फिर लगभग आधे घंटे के बाद कायनात मलिक को होश आया तो फराज पास ही बैठा हुआ था। कायनात मलिक उसकी बहुत आभारी थी और वह जानती थी वो फराज का ये एहसान कभी नहीं उतार सकती। उसकी आंखों में पछतावा भी था। थैंक यू सो मच मेरी जान, और मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं।
ये सुनकर फराज ने सपाट आवाज में जवाब दिया, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं और ना ही खुद को खास महसूस करने की ज़रूरत है। आपकी जगह कोई और लड़की होती तो मैं उसकी भी मदद करता। ये मेरा फ़र्ज़ था। मेरे लिए औरतों की इज़्ज़त हमेशा हर चीज़ से बढ़कर है। ये सुनकर कायनात मलिक ने अचानक उसके चेहरे को देखा, लेकिन दिल ही दिल में उसने दोबारा से फराज को मन ही मन में कोसना शुरू कर दिया, जो उसके मुताबिक उसे बिना वजह ही भाव दिखा रहा था। ये कहकर वह उठा और बाहर जाने लगा कि कायनात मलिक की घबराई हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी, क्या आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाएंगे? उसके अंदाज में शिकायत थी और फराज के कदम वहीं जमीन पर ही जम गए। इतने दिनों से वह सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर रूखेपन का मुखौटा चढ़ाकर घूम रहा था। हकीकत तो ये थी कि वह कायनात मलिक से कभी भी पीछे नहीं हटा था, ना ही वह हट सकता था। वह उसकी पहली मोहब्बत थी, उसके दिल पर दस्तक देने वाली वो पहली औरत थी। आखिर वह कैसे उसे इतने आसानी से नज़रअंदाज कर सकता था? आपको एक शर्त पर अपने साथ लेकर जाऊँगा। अगर आप मुझसे वादा करें कि दोबारा कभी भी आप बिना किसी सबूत के मेरे चरित्र पर उँगली न उठाएँगी, और अगर आपके पास सबूत भी हो, तब भी आपको कोई हक नहीं पहुँचता। कायनात मलिक ने एक बार फिर से शर्मिंदगी के मारे अपनी गर्दन झुका ली। मैं आपसे वादा करती हूँ। न जाने क्यों उसे इस इंसान पर भरोसा हो चला था। फराज ने उसे उसके हॉस्टल के सामने छोड़ा। वह पहली बार उसकी गाड़ी में बैठी थी, वह भी अकेली, लेकिन उसे जरा भी डर महसूस नहीं हो रहा था। वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। जब उसने इस बारे में खुशी को बताया, तो वह घबराते हुए बोली, यार, ये तुमने क्या किया? तुम्हें फराज के साथ नहीं आना चाहिए था। वह तुम्हें पूरे कॉलेज में मशहूर कर देगा। दरअसल खुशी बातों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। अब कायनात मलिक को भी एक नई चिंता सताने लगी थी, और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए उसने रात के समय फराज को फोन मिला दिया। लगभग 2 बजे का समय था जब फराज का मोबाइल बजा। वो पहले ही इस लड़की का नंबर सेव कर चुका था, लेकिन उसने कभी भी खुद से संपर्क नहीं किया था। जैसे ही उसने कॉल उठाई, कायनात मलिक की घबराई हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, प्लीज आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को भी मत बताइएगा। यह सुनकर फराज ने गहरी सांस ली। आपकी इज्जत मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपके लिए है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद उन दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होने लगी, और कायनात मलिक को भी इस बात का एहसास नहीं हो सका। फिर अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंची तो पहले की तरह फराज अंदर उसके इंतजार में खड़ा था। उसने कायनात मलिक को मुस्कुराहट से नवाजा, तो कायनात मलिक ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। ये उनकी नजदीकी की पहली मंजिल थी जो तय हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में कायनात मलिक को एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन उसका लैपटॉप सही समय पर खराब हो गया था। उसने एक दो छात्रों से पूछा, लेकिन उन्हें भी आज प्रस्तुत करना था। फराज को जब इस बारे में पता चला तो उसने कायनात मलिक को आराम से अपना लैपटॉप दे दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि उसने प्रेजेंटेशन तैयार करने में कायनात मलिक की मदद की थी। वे दोनों अनजाने में एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। इसे फराज खान की फैन कॉलेज की लड़कियां माहिरा, सबा, राबिया जलन महसूस कर रही थी, जो दिल व जान से उस पर मरती थी। उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन फराज ऐसी औरतों से सख्त नफरत करता था जो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करती थी। उसके मुताबिक जो औरत अपनी इज्जत नहीं करती, पुरुष भी उनकी इज्जत नहीं करते। लेकिन फराज ने कभी भी उसके खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं की थी। यह उसकी परवरिश और उसके स्वभाव के खिलाफ था। कायनात मलिक को भी समय बीतने के साथ एहसास होता चला गया। उसने फराज के बारे में जितनी भी कहानियां सुन रखी थी, वह सारी मनगढ़ंत थी। बिना किसी शक के फराज एक मजबूत चरित्र का इंसान था। एक दिन फराज को अर्श ने मजाक में कहा, यार, क्या कहने तुम्हारे, तुमने तो वाकई अपनी शर्त पूरी करके दिखा दी। आखिरकार तुमने उस लड़की को अपने काबू में कर लिया है जो किसी को मुंह नहीं लगाती थी। वह अब फराज खान के आगे पीछे घूमती रहती है। यह सुनकर फराज का पारा एकदम बढ़ गया। अगले ही पल उसने अर्श का कॉलर पकड़ा और धक्का देते हुए बोला, खबरदार, जो दोबारा तुमने ये बात कही, और ये कोई शर्त नहीं थी, मैंने पहले ही कहा था, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ। तुम लोगों का भी फर्ज है कि उसे भाभी की नजरों से देखो। तुम दोस्त हो, इसी वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारी इस बात पर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। अर्श को भी एहसास हो गया कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है, और फिर उन दोनों की जिंदगी में असली तूफान उस वक्त आया जब कायनात मलिक ने फराज को अपनी हवेली में आते हुए देखा। हाँ, वह फराज ही था। कायनात मलिक अपनी बालकनी में खड़ी बुसरा से कॉलेज के बारे में बातें कर रही थी। उसे सेमेस्टर की छुट्टियां मिली थी, और उसकी सारी बातें फराज से शुरू होकर उसी पर खत्म हो रही थी, क्योंकि वह ना चाहते हुए फराज से मोहब्बत कर बैठी थी।
ये एहसास इस कदर खूबसूरत था कि उसे नज़रें चुराने भी उसे तकलीफ पहुंचा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी फराज पर नज़र पड़ी, उसका दिल जोर से धड़का। हाँ, वो फराज ही था, इसमें कोई शक नहीं था। फराज ने भी एक नज़र उठाकर देखा, जैसे वो पहले ही उसकी मौजूदगी से वाकिफ हो। फिर उसी खास अंदाज में मुस्कुराया। कायनात मलिक तेजी से पीछे की तरफ मुड़ी। बुसरा भी खिलकर मुस्कुरा दी, क्योंकि अब यकीन हो गया था कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। कायनात मलिक पर यह बात साफ हुई कि फराज उसके अनवर खान के दोस्त का बेटा है। वह उनका बिजनेस पार्टनर भी है, और क्योंकि वह भी अपने गांव का सरदार था, तो अनवर खान उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। उस समय फराज ने जब कायनात मलिक को फोन किया था, तब दोनों के दिलों की हालत अलग थी। कायनात मलिक को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, और उसे अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ फराज ने भी फैसला कर लिया था, वह आज हर हाल में अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। क्या तुम थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकती हो? ये सुनकर कायनात मलिक घबरा गई। बेचैनी से बोली, कहाँ पर? हवेली के पिछले बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम आ सकती हो? तुमसे कुछ बात करनी है। कायनात मलिक का दिल दोबारा से डूबकर उभरा। ऐसा नहीं था कि उसे फराज पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे डर था कि अगर हवेली वालों ने देख लिया, तो सम्मान के नाम पर कहीं उन दोनों को ही जान से ना मार डाले। मुझे नहीं लगता कि बात करना सही रहेगा। किसी ने देख लिया तो? मुझ पर यकीन रखो कायनात मलिक, कोई भी नहीं देख सकता। और अगर किसी ने देख भी लिया तो तुम्हारे साथ हूँ, और मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो न जाने और क्या क्या बोल रहा था, लेकिन कायनात मलिक का दिमाग तो अपने नाम पर ही जाकर अटक गया। उसके होंठ अब मुस्कुराहट में ढल गए। जब वो बगीचे के पिछले हिस्से में आई, तो वह दीवार से टेक लगाकर उसी का इंतजार कर रहा था। थोड़े फासले पर उसके गार्ड तौफीक और नदीम थे। वैसे तुम्हारी हिम्मत की तारीफ तो करनी चाहिए, उसने मुस्कुराती हुई नजरों से बोला। तो कायनात मलिक ने तीखे अंदाज में जवाब दिया, ये प्यार नहीं है, बल्कि ये ढिठाई है। फराज ने कंधे उचका दिए और फिर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। मैं काफी दिनों से तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि तुम मना कर दो। लेकिन अगर तुमने मना कर दिया तो भी कोई बात नहीं, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। ये कहकर वह रुका। न जाने क्यों कायनात मलिक को पहले से पता था कि वो क्या बोलेगा, और फिर फराज ने भी वही शब्द कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कायनात मलिक, तुम्हें अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, और तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसे अपनी जिंदगी में शामिल होने के लिए कह रहा था, और कायनात मलिक ने अनजाने में अपनी नजरें झुका ली। उसने भी इस पल का शिद्दत से इंतजार किया था, और अब जब फराज की तरफ से पहल हुई, तो उसके होंठ मुस्कुरा उठे थे। तुम्हारी ये खामोशी मुझे डरा रही है। प्यारी लड़की उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला। तो कायनात मलिक को उसका स्पर्श भी बुरा नहीं लग रहा था। क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि खामोशी आधी हाँ मानी जाती है? मुझे तुम्हारी पूरी हाँ चाहिए लड़की। ये सुनकर कायनात मलिक ने दोबारा से अपनी पलकें झुकाई। ये आपको उस वक्त मिलेगा जब आप मुझसे निकाह करके अपनी बीवी बनाकर लाएंगे। ये सुनकर फराज खुलकर मुस्कुरा दिया। फिर वह हल्का सा उसके चेहरे की तरफ झुका। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों का वक्त दो। मैं जैसे ही पढ़ाई के कार्यक्रम से वापस आऊंगा, तुमसे निकाह करूंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और तब तक तुम्हारे अनवर खान से भी मेरे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। असल में आज ही उसका कायनात मलिक के अनवर खान के साथ जमीनों पर झगड़ा हो गया था, जिस पर उसने काफी हद तक खुद को कायनात मलिक की वजह से शांत रखने की कोशिश की थी, क्योंकि वह कायनात मलिक के परिवार के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में अनबन हो गई थी। हकीकत तो ये थी कि कायनात मलिक के अनवर खान फराज की शख्सियत और उसके रूप से चिढ़ते थे, जिसने थोड़ी सी उम्र में ही सिर्फ अपने गांव के पूरे इलाके पर अपना दबदबा बना रखा था। वह रात कायनात मलिक के लिए बेहद खूबसूरत थी, और उसे लग रहा था कि उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हैं। उसने ये सब कुछ बुसरा को भी बताया था, लेकिन फिर इसके साथ ही उसकी जिंदगी में एक नया तूफान खड़ा हो गया। लगभग 2 महीने बीते थे कि उसके पिता ने उसके सिर पर बम फोड़ा। उन्होंने कायनात मलिक का निकाह आरिफ खान के साथ तय कर दिया, जो कि फराज का ही चचेरा भाई था। कायनात मलिक को जब ये पता चला, तो उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। तब उसको ये भी पता चला कि उसकी ये सगाई बचपन से ही तय हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो फराज को इस बारे में कैसे बताए। उसे ये भी डर था, अगर उसने बताया तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, और वह हर चीज को तहस नहस कर देगा, जिसमें उसकी अपनी और पिता की इज्जत का भी खतरा था। फिर ऐसा ही हुआ। उसने ना चाहते हुए भी अपना सिर झुकाया, क्योंकि वो परिवार की परंपराओं से चाहकर भी गद्दारी नहीं कर सकती थी।
उसके पिता ने पहले उससे कहा था कि सिर्फ निकाह होगा, लेकिन फिर 2 ही दिनों के बाद विदाई भी हो गई। कायनात मलिक ने इस दौरान फराज से हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया। दूसरी तरफ फराज ने बुसरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन बुसरा ने ये कहकर टाल दिया कि उसका मोबाइल टूट गया है। लेकिन फराज का दिल इसके बावजूद भी सुकून में नहीं आ रहा था। जब कुछ महीनों तक उसकी बात नहीं हो सकी तो वह तुरंत भारत वापस आ गया और यहाँ आकर उसको पता चला कि कायनात मलिक उसके चचेरे भाई के साथ शादी कर बैठी है। इसे इस बात पर बेहद गुस्सा था, लेकिन इससे भी ज्यादा उसे कायनात मलिक की बेवफाई पर अफसोस हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। दूसरी तरफ कायनात मलिक उसका सामना नहीं कर पा रही थी। अक्सर परिवार मौकों पर उसका फराज से सामना हो भी जाता तो वह नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी और अपने पति के पीछे जाकर छुप जाती थी। आरिफ खान से शादी करके उसे सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिला और उसे लग रहा था उसे फराज की बद्दुआ लगी है, क्योंकि आरिफ खान की प्रेमिका महक से प्यार करता था। शादी के बाद से लेकर तब तक वो एक बार भी कायनात मलिक के करीब नहीं आया। ना ही उसने कोई रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, बल्कि वह तो उसके वजूद को इस कदर बेमोल समझता था। कायनात मलिक को कभी भी अपनी मौजूदगी पर भी शक होने लगता था। क्या वो वाकई में आरिफ खान की जिंदगी में है या नहीं। वह एक बहुत ही गंभीर मानसिक तकलीफ से गुजर रही थी। उसकी शादी के लगभग 6 महीने के बाद ही आरिफ खान का एक हादसे में निधन हो गया। इरफान और आसिफ ने हादसे के बाद मदद की। जैसे ही कायनात मलिक का शोक समय पूरा हुआ, फराज रिश्ता लेकर उसकी हवेली पहुंच चुका था और इस बार उसने ये सब कुछ सामान्य अंदाज में नहीं, बल्कि ताकत के जोर पर किया था। उसने न सिर्फ मुखिया अफजल खान को बल्कि कायनात मलिक के अनवर खान को भी दो टूक अंदाज में साफ कर दिया कि वह हर हाल में कायनात मलिक से निकाह करना चाहता है। मुखिया अफजल खान की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ राबिया बेगम ही यही चाहती थी, जल्द से जल्द कायनात की दोबारा शादी हो जाए, क्योंकि वह उसके वजूद को अशुभ मानती थी। उनको लगता था कि उसका दुर्भाग्य जो उसके पति को निगल गया, कहीं उसका साया उनकी बेटियों पर न पड़ जाए। इसी संकीर्ण सोच की वजह से ही वह कायनात मलिक को 24 घंटे मानसिक प्रताड़ना देती रहती थी, लेकिन कायनात मलिक का ये निकाह करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। वह जानती थी कि वह फराज को अपनी बेवफाई की सफाई नहीं दे पाएगी और उसके रूखेपन के सामने बुरी तरह से टूट जाएगी। उस रात बुसरा ने हवेली से निकलने में उसकी मदद की। रईस ने उसे बस स्टॉप पर छोड़ा और आखिरी बस रात के 11 बजे गांव से निकलती थी। बुसरा ने उसे तसल्ली दी, वह पीछे सब कुछ संभाल लेगी। अब वहां पर खड़े कायनात मलिक को लगभग 5 मिनट ही बीते थे कि काले रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वह गाड़ी को देखते ही पहचान गई। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। इससे पहले कि वो वहां से भागती, फराज बाहर निकला। मैंने तुम्हें क्या कहा था छोटी लड़की, तुम्हारी इन कोशिशों का कोई फायदा नहीं। तुम किसी भी तरह से मेरे चुंगल से नहीं निकल सकती हो। जब तक तुम मुझे हिसाब नहीं दोगी, तब तक मैं तुम्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दूंगा। वह एक एक शब्द को चबाते हुए बोला तो कायनात मलिक की आंखें दर्द से भीग गई। तुम होते कौन हो मुझसे हिसाब मांगने वाले, और मैं तुम्हारे सामने जवाबदेह क्यों हूँ। तुम शायद ये भूल रही हो या फिर खुद को धोखा देने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारे सारे हिसाब किताब मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होते हैं। मैं नहीं जानता कि तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की, लेकिन तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अब खामोशी से गाड़ी में चलकर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी, और चिल्लाते हुए बोली। लेकिन फराज ने ज्यादा बहस किए बिना उसका हाथ दबोचा और उसे जोर से गाड़ी में धकेला। कायनात मलिक को अभी तक समझ नहीं आ रहा था वह उस तक कैसे पहुंचा। उसका सिर दर्द से फटे जा रहा था। असल में ये काम बुसरा ने किया था। उसने पहले हाँ तो भरती थी, लेकिन वह डरती थी, और सबसे बढ़कर यह कि उसे अपने परिवार की इज्जत का भी डर था। कल कायनात मलिक का निकाह था। अगर आज वह चली जाती तो हवेली वाले किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल न रहते। फराज ने भी उससे वादा किया था कि इस बारे में कायनात मलिक को कभी कुछ नहीं बताएगा। गाड़ी में पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ था। तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। न जाने किस ख्याल के तहत कायनात मलिक ने ये सवाल किया तो फराज उसे अजीब से अंदाज में देखने लगा। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुमसे किस हद तक। वह थोड़ा हंसा। नफरत करता हूँ। कायनात मलिक फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझसे शादी करके आपकी नफरत किसी भी तरह कम नहीं होगी। जब जब तुम मुझे अपने सामने देखोगे तुम्हारा दिल तकलीफ में रहेगा। फराज ने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की। बेहतर यही है कि तुम मुझे छोड़ दो और इस रिश्ते से मना कर दो। फराज ने गहरी नजर उसके वजूद पर डाली। तुम्हारा कोई भी तरीका कामयाब होने वाला नहीं।
क्योंकि मैं तुमसे किसी भी तरह से पीछे नहीं हटूँगा और ये बात तुम अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि बीवी तो तुम्हें आखिरकार मेरी ही बनना है। उसने कायनात मलिक के घर के पिछले हिस्से पर गाड़ी रोकी ताकि वह घर वालों की नज़रों में आए बिना ही अंदर चली जाए। दोबारा अगर तुम्हें ऐसा ख्याल आए तो एक बार अपने पिता के बारे में सोच लेना। उनकी इज्जत तुमसे जुड़ी है और अगर तुम्हारे लिए उनकी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है, तो अपनी इज्जत का ही ख्याल कर लेना, क्योंकि घर से भागी हुई लड़कियों की समाज में कोई जगह नहीं होती। इतना कहकर वह गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया था, जबकि कायनात मलिक वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। काफ़ी देर रोने के बाद और अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद वह हवेली में दाखिल हो गई थी। उसने भी अब इस हकीकत को स्वीकार कर लिया था कि फराज खान से आज़ादी संभव है और अगले ही दिन उसे दोबारा से दुल्हन बनाया गया। लेकिन इस बार उसके हाथों पर मेहंदी नहीं लगी। उसकी सहेलियों ने बहुत जिद की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वह जानती थी कि वह उसकी नापसंदीदा बीवी बनकर उसकी ज़िंदगी में जा रही है, तो फिर इस सब का कोई फ़ायदा नहीं था। मेहंदी उस वक़्त लगती जब उसकी मनचाही बीवी होती। उसके दिमाग में एक पल के लिए आरिफ खान का ख़्याल आया, जिसने शादी के रात ही उससे कह दिया था वह उसे किसी भी तरह के फ़र्ज़ की उम्मीद न रखे और ना ही आरिफ खान उससे अपने अधिकारों का सवाल करेगा। वहीं पर कायनात मलिक की ज़ुबान को ताला लग गया था। एक तरफ से उसे खुशी भी हो रही थी कि वह अपने आप को किसी ऐसे इंसान के हवाले नहीं करेगी जिसके दिल पर उसके नाम की छाप ही ना हो। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल को तकलीफ भी पहुंची थी, क्योंकि उसको ठुकराया जा रहा था और आज वह एक बार फिर से ठुकराए जाने के लिए फराज खान की हवेली में दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी हुई थी। बिना किसी शक के वह चांद का टुकड़ा लग रही थी। उस पर बेतहाशा रूप आया था और उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उसने अपने अंदर उठते हुए दर्द भरे लावे पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। उसका दिल कर रहा था कि जमीन फटे और उसी में समा जाए, या फिर वह किसी ऐसी जगह चली जाए जहां पर कोई भी उसे ना ढूंढ सके। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। फराज मजबूत कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मिस कायनात मलिक, आखिरकार मैं आपको हासिल करने में कामयाब हो गया। उसका अंदाजा टूटा हुआ था। कायनात मलिक के दिल को चुभा हुआ उछलता हुआ उसके पास आकर रुका और अगले ही पल उसने कायनात मलिक की कमर पर हाथ रखा और उसको हल्का सा दबाया तो कायनात मलिक के शरीर में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मेरे अंदर कितना डर भरा हुआ है और आज वह सारा डर मैं तुम्हारे शरीर में उड़ेलूंगा। वह उसके करीब आते हुए बोला तो कायनात मलिक को एकदम से उस पूरे माहौल से डर सा महसूस हुआ था। आरिफ खान की बातें भी उसके कानों में गूंज रही थी और फिर ये नफरत भरी हुई कहानी शुरू हुई। फराज ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे तो वह उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेलते हुए बोली, शर्म करो, मैं तुम्हारे दिवंत भाई की बीवी हूँ, थोड़ा सा तो उसका लिहाज कर लो। कायनात मलिक का अंदाजा नफरत से भरा था। फराज ने उसके चेहरे को हाथों में दबोचना चाहा। वह जानता था कायनात मलिक की ये बातें उसे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए कह रही है। उसने उसे अपने करीब करते हुए कहा, वो मेरा भाई नहीं, मेरा चचेरा भाई था। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तो अब तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी हो और अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दो। मुझे चीखती चिल्लाती और फालतू बहस करती हुई औरतों से सख्त नफरत है। ये कहकर वह उसके होठों को चूम चुका था। कायनात मलिक इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ उस स्पर्श को महसूस करके फराज की भावनाएं भड़कने लगी थी। फराज का अंदाजा दीवानगी भरा तो था, लेकिन उसमें फिक्र का भी एक पहलू था और ये बात भी सच थी कि कायनात मलिक की बेवफाई के बावजूद भी वो उससे नफरत नहीं कर पाया था। न जाने क्यों दिल के किसी कोने में उसे यकीन था कायनात मलिक उसे धोखा नहीं दे सकती और इसी वजह से तो वह उससे पीछे भी नहीं हट पा रहा था। कायनात मलिक जो पहले से उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, उसने बेबसी के मारे अब अपनी कोशिश छोड़ दी थी और अनजाने में फराज की गर्दन को थाम लिया। फराज उसके होठों को जी भरकर चूमने के बाद अपनी प्यास बुझाने के बाद उससे अलग हुआ। दोनों की सांसें फूली हुई थी, एक दूसरे में उलझी हुई थी। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है कायनात मलिक, ये कहकर फराज ने उसकी गर्दन पीछे की तरफ गिराई और वहां पर अपने होंठ रख दिए। कायनात मलिक के शरीर को एक जोरदार झटका लगा। वह तो अभी भी कंवारी थी और बिल्कुल वैसे ही प्रतिक्रिया दे रही थी। उसका इस तरह घबराना, शर्माना, डर महसूस करना, ये सब कुछ फराज को हैरान कर रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक वह उसके करीब आने वाला पहला पुरुष नहीं था। कायनात मलिक की अदाएं उसके होश उड़ाने लगी थी। अगले ही पल उसने कायनात मलिक को अपनी गोद में उठाया, दीवार के साथ सटा दिया। कायनात मलिक का चेहरा हल्का सा उसके ऊपर झुका हुआ था। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते हो फराज,
उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली। तो फराज ने मजबूती से अपने होंठ भींच लिए थे। इस चीज का फैसला बाद में होगा, पहले तुम मुझे इन दूरियों का हिसाब दो। ये कहकर वह दोबारा से उस पर अपना प्यार लुटाने लगा। और अब की बार फराज ने कायनात मलिक के सीने पर अपने होंठ रखे तो कायनात मलिक ने बेअख्तियार सिसकियां लेते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत उतरी थी। दोनों ने ही अपने ऊपर जो नफरत का मुखौटा चढ़ा रखा था, वह धीरे धीरे उतर रहा था। कायनात मलिक जानती थी वह ज्यादा देर विरोध नहीं कर पाएगी, ना ही अब विरोध करने की उसकी चाहत थी, क्योंकि वो खुद को उस इंसान के हवाले करना चाहती थी जिसका उसने जाने अनजाने में इंतजार किया था। वह उसकी धड़कन की नरमी को महसूस कर रहा था और उसके साथ साथ फराज के हाथ बड़ी तेजी से उसकी कमर पर भी बढ़ रहे थे और वहां पर अजीबोगरीब तरह के निशान बना रहे थे। कुछ ही देर में कायनात मलिक की हालत बिगड़ने लगी थी। उसे जान अपने शरीर से निकलती हुई महसूस हो रही थी। फराज प्लीज रुक जाओ। उसने फराज का नाम लेकर उसको रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गई, क्योंकि अपने नाम की पुकार सुनकर वह और भी ज्यादा दीवाना हो गया था। अब की बार उसने कायनात मलिक के कुर्ते को उसके कंधे से नीचे सरकाया तो वहां पर मौजूद तिल को देखकर उसके होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। वह जो सोच रहा था कि वह कायनात मलिक से बहुत ही सख्ती से पेश आएगा, उसे बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर देगा, अब वो खुद से किया हुआ वादा भूल गया था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी बाहों में एक बहुत ही नाजुक सी लड़की है जिससे उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी। औरत का अनादर करना तो उसने सीखा ही नहीं था, सामने तो फिर उसकी पहली मोहब्बत थी। वो कैसे उसके साथ सख्ती कर सकता था। वो बहुत नरमी से और बहुत प्यार से उसे चूम रहा था, धीरे धीरे उसके वजूद में उतरता चला जा रहा था। कायनात मलिक के कंधों को चूमने के बाद फराज ने उसके कुर्ते को नीचे से पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की तो कायनात मलिक ने तुरंत उसके हाथ थाम लिए। शर्म और हया के मारे कायनात मलिक की पलकें कांप रही थी। फराज को एक बार फिर से एहसास हुआ कि जैसा वह सोच रहा था वैसा नहीं है। फराज प्लीज, कायनात मलिक ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फराज ने अनसुनी करते हुए उसके होंठ पर उंगली रखी। उसके कानों में झुककर फुसफुसाते हुए बोला, खामोश हो जाओ, आज तुम्हें बोलने का भी कोई हक नहीं। आज तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनोगी और मुझे ही महसूस करोगी। ये कहकर वह उसका कुर्ता उतार चुका था। कायनात मलिक का खूबसूरत शरीर उसकी नजरों के सामने मौजूद था। फराज की आंखों में एक पल के लिए उसके लिए दीवानगी उतर आई। कायनात मलिक ने अपने दोनों हाथ अपने सीने के इर्द गिर्द लपेट लिए और खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो रही थी। फराज ने अगले ही पल उसके हाथों को थामकर ऊपर की तरफ ले जाकर बांध दिया और उस पर झुक गया। कायनात मलिक की सिसकियां दोबारा से पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। फराज प्लीज बस कर दो, मैं पागल हो जाऊंगी, बुरी तरह से करा रही थी, लेकिन फराज को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वह चाहता था कि वो उसे खुद से भी ज्यादा पागल कर दे और फिर अपना हक वसूल करने के बाद फराज को जिस चीज का सबसे पहले एहसास हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। उसने कायनात मलिक के ऊपर बेवफाई का जो इल्जाम लगाया था वो भी डगमगाने लगा, क्योंकि कायनात मलिक तो कंवारी थी। फराज अपनी जगह पर हैरान रह गया। दूसरी तरफ कायनात मलिक खुद को समेटते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकली तो फराज बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। कायनात मलिक से नजरें उठाना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू जमे थे। फराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से प्रतिक्रिया दे। यहाँ पर आकर बैठो। फराज ने उसके लिए अपने बराबर में जगह बनाई तो वो उसे एक नज़र शिकायती अंदाज में देखती हुई उसके बराबर में बैठ गई। फराज ने उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब कर लिया। ये सब क्या है? क्या तुमने कभी आरिफ खान को अपने करीब नहीं आने दिया? ये सुनने की देरी थी। कायनात मलिक की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और फिर वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने ऊपर बीती हुई सारी कहानी फराज को सुना दी और ये भी साफ साफ बता दिया ये शादी ना तो उसकी पसंद की थी और ना ही आरिफ खान की पसंद की। वह अपनी खूबसूरती और सच्चे रवैये से भी कभी आरिफ खान के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। जैसे जैसे वह फराज को आरिफ के बारे में बता रही थी, फराज का दिल दर्द से फटता जा रहा था। उसने अपने होंठ मजबूती से भींचे और उसे अपने सीने से लगाकर उसकी कमर को प्यार से थपथपाते हुए बोला, ये इस वजह से था क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाई गई थी। कुदरत ने तुम्हें मेरे पास पहुंचाना था और तुम्हें मेरे ही नसीब में लिखना था, लेकिन तुमने जो मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। तुम पहली इंसान थी जिसने मुझ पर शक किया था। कायनात मलिक ने उससे शिकायत की। उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, परिस्थिति ही ऐसी बन गई थी। मेरी मोहब्बत जिससे मैंने शादी का सपना देखा था मेरे आने से पहले ही किसी और की जिंदगी में शामिल हो गई। मुझे बताओ कि मैं इस परिस्थिति में क्या करता।
मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मैंने अनजाने में तुम्हें दुःख पहुँचाया। ना ही तुमने खुद मुझे इस बारे में बताने की कोशिश की। इसमें तुम्हारी भी गलती है, कहीं न कहीं। नहीं, मेरा भी कसूर है। फराज का दिल काफ़ी हद तक हल्का हो गया था, लेकिन उसके दिमाग पर जो बोझ था, वह अभी भी नहीं उतरा था। उसने कायनात मलिक के इर्द-गिर्द कंबल सही किया, खुद लंबे-लंबे कदम बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि दूसरी तरफ कायनात मलिक उसके यूँ अचानक जाने पर नए सिरे से परेशान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर हो क्या रहा है। अगली सुबह जब वो वापस आया तो कायनात मलिक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या कल जो भी हुआ था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका बदला था? क्या मेरी ज़िंदगी में आपके लिए कभी कोई जगह नहीं बन पाएगी? क्या आप मुझे कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं देंगे? क्योंकि उसने एक ही साँस में ढेर सारे सवाल पूछ डाले। ये बात कल से उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। दूसरी तरफ फराज इस वजह से कमरे से निकल गया था, क्योंकि उसे लगा था वो अनजाने में कायनात मलिक के साथ बहुत गलत कर बैठा। और वह और ज़्यादा उसके साथ ज़बरदस्ती करने से खुद को रोकना चाहता था, लेकिन कायनात मलिक के ये सब सुनकर उसकी गलतफ़हमी दूर हो गई। उसने उसे अपने करीब किया और उसकी आँखों में झाँकते हुए बोला, "तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत हो। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। मैं कभी भी तुमसे पीछे नहीं हटूँगा। और जहाँ तक तुम्हें बीवी का हक देने का सवाल है, तो ये हक उसी वक़्त ही तुम्हें दे बैठा था जब मैंने तुमसे निकाह किया था। तो फिर कल आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी वजह से मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मुझे लग रहा था फिर से सब कुछ खत्म हो गया।" वह एक बार फिर से रोने लगी। फराज को अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई है। फराज ने उसके इर्द-गिर्द अपनी बाहों को घेरा कसा। "मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर बैठा हूँ।" ये सुनकर कायनात मलिक ने तेजी से नामे सिर हिलाया। "मुझे एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि आप मुझसे बदला ले रहे हैं।" वो धीमी आवाज़ में बोली, "मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। मैं अब आपसे और दूर नहीं रह सकती।" वह खुद स्वीकार कर रही थी। हालाँकि पहले जब भी फराज उससे प्यार का इज़हार करने के लिए कहता, तो वह साफ मना कर देती थी। वह खुलकर अपनी भावनाओं को कभी भी ज़ाहिर नहीं करती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। फराज ने उसके माथे को चूमा। "मैं भी यही चाहता हूँ मेरी जान। हम दोनों मिलकर एक छोटी-सी दुनिया बसाएँ, जिसमें हम दोनों और हमारे 12 बच्चे हों।" ये सुनकर कायनात मलिक की आँखें फटी की फटी रह गई। "आप कुछ ज़्यादा ही बेझिझक हो रहे हैं मेरे साथ?" उसे घूरते हुए बोली तो फराज अचानक मुस्कुरा दिया। कायनात मलिक ने एक बार फिर से अपना सिर उसके सीने से टिका दिया। उनके बीच अभी भी थोड़े से मतभेद थे, लेकिन वे जानती थी कि समय बीतने के साथ-साथ वे भी खत्म हो जाएँगे। अब बस फराज का साथ और उसका प्यार चाहिए था। फराज का भी इस बात पर पक्का भरोसा हो गया था कि जो चीज़ हमारे नसीब में होती है, वो हमें मिलकर ही रहती है, चाहे देर से मिले। और कायनात मलिक भी समझ चुकी थी कि ज़िंदगी में जितनी बड़ी परीक्षा आती है, उसका इनाम उतना ही बड़ा होता है। और अब जाते-जाते बस दिल से एक छोटी-सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफ़े से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।